हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 को तो बच्चों हम कंप्लीट करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली जो हमने बताया था वो वेक्टर के बारे में समझाया था। वेक्टर और स्केलर के बारे में बेसिकली समझाया था। नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन थी, कुछ उसमें फिजिक्स का पार्ट था, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आज जो हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, यानी एक्सरसाइज 10.2 के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे। उसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं बच्चों, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या ज़्यादा है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 के अंदर बेसिकली तो जो हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, वो हम पढ़ेंगे बच्चों सदिशों के योग के बारे में, यानी वेक्टर एडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और बेसिकली कुछ लॉ हैं। एक तो है सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक समांतर चतुर्भुजीय नियम होता है सदिशों के योग का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम आज करने वाले हैं। और बेसिकली बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार देखा गया है। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज से तो क्वेश्चन नहीं बनता है, बट यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और देन उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो बात जो हम करेंगे बच्चों वो किसकी करेंगे, सदिशों के योग के बारे में। ठीक है, सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो सदिशों का योग में सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सदिश है। ये एक कोई सदिश है बच्चों। ठीक है, ये एक सदिश है, इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए। ठीक है, और एक और मेरे पास सदिश है कोई, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, सपोज ये। ठीक है, इसको आप वेक्टर बी कह लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम बच्चों ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, तो किस तरीके से करते हैं, दो सदिशों को जब हम ऐड करते हैं तो किस तरीके से उनका ज्वाइंट करने का, यानी जोड़ने का जो नियम होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक सदिश है, ये आप जानते हैं ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसका, इस दूसरे जो सदिश है इसका ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। तो जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करते हैं, तो पहले वेक्टर का जो अंतिम बिंदु है उसको दूसरे वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु के साथ ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, यानी इस तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर मुझे इस वेक्टर में, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, तो कैसे करूँगा मैं इसको बच्चों, इसके जो अंतिम बिंदु है इसमें इससे ज्वाइंट करूँगा इसके प्रारंभिक बिंदु को, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे, इस तरीके से। यूं। ठीक है, और ये मेरा वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का अंतिम बिंदु वेक्टर बी के प्रारंभिक बिंदु के साथ ज्वाइंट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेक्टर ए को मैंने वेक्टर बी में ऐड कर दिया। इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब बच्चों जब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया, अब इसका जब हम परिणामी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, परिणामी वेक्टर, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा बच्चों ये इस तरीके से, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कुछ
इस तरीके से इधर होगी, और इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, इसका परिणामी वेक्टर निकल के क्या आएगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी इनका जॉइंट का जो परिणामी वेक्टर निकल के आएगा वो होगा बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, यानी अगर दो सदिशों को अगर हम जोड़ेंगे तो सबसे मेन आपको फोकस कहाँ करना है कि पहले वेक्टर का अंतिम बिंदु दूसरे वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु के साथ ज्वाइंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों के प्रारंभिक बिंदु को आपने ज्वाइंट कर दिया या दोनों के अंतिम बिंदु को ज्वाइंट कर दिया, तो वो एक अकॉर्डिंग टू रूल गलत होगा। ठीक है, तो ये नियम मैं बता रहा हूँ आपको किन्हीं भी सदिशों को ऐड करने के किस तरीके से आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु, ये इसका अंतिम बिंदु, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक, ये दूसरा वेक्टर बी, ये इसका प्रारंभिक बिंदु, इसका अंतिम बिंदु, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे यानी इस वेक्टर के अंतिम बिंदु को इस वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, तो वेक्टर ए, इट मीन्स कि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जब इनको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जो इसका ऐड होके जो निकल के आएगा, एडिशन जो आएगा, वो एडिशन को हम क्या बोलेंगे, परिणामी। ठीक है, तो परिणामी क्या निकलेगा बच्चों, इसका परिणामी निकलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये परिणामी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी बच्चों। ठीक है, तो ये होगा इसका परिणामी, और इसी को हम बच्चों बोलते हैं सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम। ठीक है, सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम। ठीक है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिणामी होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, और यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू जो इसका परिणामी निकल के आएगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर आएगा। ठीक है, और हम इसको बोलेंगे सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम। इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ सम ऑफ स्केलर। ठीक है, अब बच्चों इसको एक तरीके से और हम शो कर सकते हैं, वो कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है, ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी, ये वेक्टर ए बी है। ठीक है, और एक और वेक्टर इस तरीके से, ये मान लीजिए वेक्टर है आपका बी सी, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो इसका जो हम परिणामी निकालेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा वेक्टर ये ए सी। ओके, यानी ये ए सी वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, भाई इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये वेक्टर ए बी है तो ये इसका एंड पॉइंट हो गया, यानी अंतिम बिंदु हो गया, और जो वेक्टर बी सी है उसके लिए ये क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा। ठीक है, तो जब इनको हम मीट करेंगे तो वेक्टर ए बी, इसको बोल रहे हैं हम वेक्टर ए बी, और ये हमारा है वेक्टर बी सी। ठीक है, तो जब इसका हम परिणामी निकालेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा वेक्टर ए सी। ठीक है, वेक्टर ए सी, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए वी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू जो इसका परिणामी होगा, परिणामी, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी, इस तरीके से। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन जो है स्केलर। ठीक है, वेक्टर, सॉरी स्केलर नहीं, वेक्टर सदिशों का। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए सी। और मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में, जब हम किसी सदिश की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसका जो साइन है, जो सिंबल है, वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो सिंबल चेंज हो जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सिंबल चेंज हो जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर ये कहें कि वेक्टर ए वी प्लस वेक्टर बी सी
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, यानी इसको ए सी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर थी ए सी ए टू सी, बट मैं सी टू ए कर दूं तो क्या करूँगा, यहाँ पे सिंबल इसका चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा, बिकॉज हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से ही सिंबल चेंज हो रहा है। और मैंने कल बताया भी था आपको कि अगर नेगेटिव साइन आ गया किसी पॉजिटिव वेक्टर के आगे, इट मीन्स उसकी डायरेक्शन उसकी जस्ट अपोजिट हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, विपरीत हो गई। तो यहाँ पर हम फिर इसको लिखेंगे बच्चों, वेक्टर ए सी को लिखेंगे फिर वेक्टर सी ए, वेक्टर सी ए। और यहाँ से जब हम इस सी ए को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इधर आ जाएगा, तो प्लस के वेक्टर सी ए इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है और इसी को हम बोलेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन स्केलर। ठीक है, सॉरी वेक्टर। हम जब हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस तो हम वहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार या हम प्रूफ लाने के लिए अपनी सुविधा के लिए वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और वहाँ से फिर उसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा। तो जब वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर क्लियर हो ही जाएगा कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन को। तो वो जो भी हमें प्रूफ लाना होगा क्वेश्चन के अंदर, उसको प्रूफ लाने के लिए हम वहाँ पर इस तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं और सिंबल चेंज हो जाएंगे और देन हमारा प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, ये भी एक तरीके से क्या है, सदिशों के योग का त्रिभुजी नियम ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मैंने वेक्टर को वेक्टर ए से शो किया था, बट यहाँ पर मैंने वेक्टर ए बी से किसी सदिश को शो किया है। तो अभी तक आपने क्या समझा, सदिशों के योग का त्रिभुजी नियम क्या समझा कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, उसका प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु है, और दूसरा कोई वेक्टर बी है, उसका प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु है, उनको हम ऐड करना चाहते हैं। तो पहले वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे तो पहले वेक्टर का जो अंतिम बिंदु है उसको दूसरे वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु के साथ मीट करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, और ऐसा करने पर यानी ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये इसका इसके लिए ये इसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु और इसके लिए इसका अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो उसका जो परिणाम ही निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको किससे शो किया है, ए सी से शो किया है, और इसी को हम बोलेंगे बच्चों सदिशों के योग का त्रिभुजी नियम। और यहाँ हमने वेक्टर ए बी, इसको हमने क्या नाम दिया है, वेक्टर ए बी, इसको हमने वेक्टर बी सी। तो इसके अंतिम और इसके प्रारंभिक बिंदु को जब हमने मीट किया तो जो इसका परिणाम निकल के होगा, जो परिणामी होगा वो क्या होगा, ये वेक्टर अगर ए बी है इसकी जो है और ये बी सी है तो इसका परिणामी होगा वो ए सी होगा बच्चों। ठीक है, और यानी हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का जो योगफल है, जो परिणामी है, वो क्या होगा, वेक्टर ए सी होगा। ठीक है, और ए सी की जब हम बच्चों डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, हम सी ए कर देंगे, और डायरेक्शन चेंज होने पर इसका सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, हमें पॉजिटिव साइन हो ही जाएगा, यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये त्रिभुजों के योग का नियम हो गया, यानी कि हम जहाँ से हम चले थे वापस वहीं पर आ गए। भाई इसकी डायरेक्शन इधर थी तो वेक्टर ए बी बोला हमने, इसकी डायरेक्शन इधर थी तो हमने वेक्टर बी सी बोला, और ये ए सी डायरेक्शन थी वो इधर से इधर थी, लेकिन हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, इधर से ए टू सी ना हो गए, हमने सी टू ए कर दिया, डायरेक्शन इधर कर दी, तो यूं गए फिर वापस कहाँ गए, वहीं आ गए। ठीक है, तो यानी कि त्रिभुजों के सदिशों के योग का ये जो निकल के आएगा रूल, यहाँ से निकल के क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, और इसको हम 0 को या फिर ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए टू ए, यानी ए से चले थे और ए पर ही वापस आ गए। ठीक है, घूमकर वहीं आ गए, तो इसी को हम बोलेंगे बच्चों त्रिभुजों का सदिशों के योग का नियम। ठीक है, अब इसके बाद एक और टॉपिक आपका आता है बच्चों बीच में, ये तो ट्रायंगुलर था बच्चों, अब एक और आएगा भी बच्चों समांतर चतुर्भुज।
सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिशों के समांतर चतुर्भुजीय नियम। ठीक। अब ये समांतर चतुर्भुजीय नियम क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज को तो आप जानते ही होंगे बच्चों। समांतर चतुर्भुज आपने 9th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। उसके थोड़ी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको फिर बता दूं, अगर आपको ध्यान नहीं रहा हो तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई बच्चों आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और विकर्ण अनइक्वल होते हैं। ठीक है, और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, बस यही है, और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुजीय नियम के बारे में। ओके, तो देखिए कैसे, सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये कुछ इस तरीके से। ये ठीक है, ये तो इसको अगर हम ये कहें बच्चों कि ये जो है वेक्टर ए, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसको हम लें वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, यानी ये सदिश ए हो गया और ये सदिश बी हो गया, और इस सदिश के अंतिम बिंदु से इस सदिश के हमने प्रारंभिक बिंदु को मिला दिया, यानी ये एक तरीके से इसकी एडजेसेंट साइड हो गई। यानी एडजेसेंट साइड मीन्स बच्चों कि संलग्न भुजाएं, एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं, संलग्न भुजाएं, समझ गए ना। एडजेसेंट साइड मतलब जिनमें कोई एक बिंदु, जिनका कोई एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, हम ये कह सकते हैं। ठीक, तो ये शीर्ष इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इन्हें बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड, यानी कि संलग्न भुजाएं। तो ये एक सदिश हो गया वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और इनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो इसका अगर हम बच्चों निकालें परिणामी, तो क्या निकल के आएगा, तो इसका जो परिणामी होगा बच्चों वो ये होगा। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये वही त्रिभुजों के नियम के द्वारा लगभग उसी तरह हो गया ना। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये आपस में इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो परिणामी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर आएगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और आप जानते हो बच्चों कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये वेक्टर ए है ये, तो फिर ये भी क्या होगा, वेक्टर ए होगा, क्योंकि अपोजिट साइड है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यही होगी। ठीक, ऐसे ही बच्चों अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से इधर होगी। ठीक है, ऐसे होगी ये, और इसकी ये हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो समझ में गए आप। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो परिणामी वेक्टर ए प्लस बी आएगा, और क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है इसीलिए इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी। तो ये अगर सदिश वेक्टर ए है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर ए होगा, और ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। और अगर हम बच्चों अब इसका परिणामी निकालें तो, अगर हम इसका परिणामी निकालें तो फिर क्या निकल के आएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका जो योगफल है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो योगफल है
जो परिणामी है वो बराबर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। भाई ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी का जो योगफल है वो बराबर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। और हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए जो है वो भी बराबर होगा वेक्टर बी प्लस ए के। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। भाई इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके लिखा तो ये परिणाम निकालो, या फिर आप मान लीजिए इधर से निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसका निकालेंगे आप इधर से तो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो क्या निकल के आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो तब भी तो वही आएगा। ठीक, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए के। ठीक है, ये यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आ रही हैं। ठीक, क्या निकल के आ रही है, प्रॉपर्टी सदिशों को ऐड करने की। ठीक, यानी अगर यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अगर हम बनाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तीन वेक्टर हमारे पास है, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो अगर हम इसमें यहाँ पर ये भी पॉसिबल होगा कि वेक्टर ए में ऐड करें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को, तो ये इक्वल आएगा बच्चों। तो ये इक्वल आएगा वेक्टर ए में ऐड करें वेक्टर बी को और बाद में ऐड करें वेक्टर सी के, यानी ये भी सत्य होगा। ठीक है, यानी ये क्या है, ये जो हैं सदिशों के थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं सदिशों के गुण। ठीक है, सदिशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो सदिशों के योग के गुण में क्या होगा कि अगर हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। ठीक है, या फिर वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट क्लोज प्लस वेक्टर सी के। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब एक चीज़ और आ जाती है बच्चों, एक तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर, एक ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर, एक और आ जाता है थर्ड पॉइंट कि अगर हम किसी सदिश में किसी शून्य को जोड़ें तो वापस हमें वही सदिश प्राप्त होगा। यानी ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कि वेक्टर ए प्लस शून्य इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए ही होगा। ठीक है, तो ये भी इस गुण में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो इन आप प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। समांतर चतुर्भुजों के योग का सदिश नियम आप समझ गए क्या था, एक बार और थोड़ा समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो इसका जब हम परिणामी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, त्रिभुजों के योग के नियम से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा इसका परिणामी, और क्या होगा, ये होगा इसका परिणामी। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। ऐसे अगर इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। ठीक है, और फिर अगर हम इसका परिणामी निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, और वो बराबर होगा किसके, वेक्टर ए प्लस बी गई। भाई हम अगर ऐसे करके निकालें इसकी डायरेक्शन तो क्या निकल के आएगी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, बट होंगे तो आपस में इक्वल ही ना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। ठीक, और इसी के आधार पर फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू होगा वेक्टर ब्रैकेट में ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। ठीक, और जब किसी सदिश में किसी शून्य को जोड़ा जाएगा तो वापस हमें वही सदिश मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इससे संबंधित जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम कि सदिशों में किसी अदिश से आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, सदिशों में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई बाई स्केलर एनी वेक्टर। ठीक है, सदिशों में किसी अदिश से गुणा करना। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे।
सदिशों में अदिश से गुणा, ठीक है। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा आप एक चीज़ और समझ लीजिए। अभी अभी मैंने ट्रायंगुलर लॉ आपको समझाया था, वो कुछ इस तरीके से था कि ये मान लीजिए आपका वेक्टर ए, ठीक है, और ये वेक्टर बी। तो इसका जो परिणाम ही निकाला था बच्चों वो क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो अगर हम चाहें, जैसे कि मैंने डायरेक्शन चेंज से संबंधित कुछ बात बताई थी कि ये हमारा वेक्टर बी है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये वेक्टर बी हो गया। अगर हम इसको इधर भी बना सकते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन अगर हम मान लो चेंज कर दें तो फिर वो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, जब ये इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है तो हम इसको वेक्टर बी कह रहे हैं। लेकिन जब हमने इसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी नीचे की ओर कर दी, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो सिंबल चेंज होगा, जस्ट मैंने अभी बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस के वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर थी ऊपर की साइड, तो ये पॉजिटिव था, बट इसकी डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देंगे, इधर कर देंगे, तो ये उसी परिमाण में ऋणात्मक सदिश के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये माइनस के वेक्टर बी हो जाएगा। और फिर जब हम इसका परिणामी निकालेंगे बच्चों, तो परिणामी क्या होगा, तो इसका जो परिणामी होगा वो ये होगा, ठीक है, ये इस तरीके से। और इसका क्या निकल के आएगा कि वेक्टर ए और प्लस माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी हम इसको कह सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक। अब बच्चों हम बात करेंगे कि किसी सदिश में अगर किसी स्केलर से किसी अदिश से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या उसकी डायरेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा या उसकी लेंथ पर, या किस पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई सदिश है, वेक्टर ए है, एक सदिश है, और मैं इसमें वेक्टर ए में किसी अदिश सपोज m से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, तो वेक्टर a में किसी अदिश m से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा m वेक्टर a, ठीक है। या फिर किसी b से करो, या कुछ भी हो सकता है अदिश की जगह। तो अगर आप मान लीजिए वेक्टर आपके पास कोई b है और इसमें आप किसी अदिश k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो k वेक्टर b वो हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास ये कोई सदिश है वेक्टर ए, ठीक है, इसकी कुछ लंबाई है अपने आप में, कुछ तो होगी, और अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करें टू वेक्टर ए, 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किसी अदिश 2 से मल्टीप्लाई करें इस वेक्टर ए में, तो 2 वेक्टर ए हो जाएगा। तो जब हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी सदिश में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सदिश की डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो जिस डायरेक्शन जिधर उसकी होती है सदिश की डायरेक्शन उधर ही रहती है, यानी उसकी डायरेक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अब ये हमारे पास सदिश है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी अदिश नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसकी 2 वेक्टर ए हो गया। तो 2 वेक्टर ए का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो डायरेक्शन थी वो जिधर थी रहेगी उधर ही, बट इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। यानी अगर ये अब इतना है तो अगली बार जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी डायरेक्शन जस्ट इससे दुगुनी, यानी ये इस तरीके से आपका हो जाने वाला है, ठीक है। तो जब किसी अदिश से किसी सदिश पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन जिधर रहती है उधर ही रहेगी, बस उसकी लंबाई पे ज़रूर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई सदिश है ये, ठीक है, वेक्टर ए, और इसमें मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, किसी अदिश 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी लेंथ जस्ट आधी हो जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, ये 1/2 वेक्टर ए,
कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले ये a था तो अब हो जाएगा इतना, आधा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप किसी आपके पास मान लीजिए कोई सदिश वेक्टर b है और आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से हो जाने वाली है, ठीक है। 3 वेक्टर b ये इस तरीके से, ठीक। तो डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर किसी सदिश में किसी अदिश से मल्टीप्लाई किया जाता है तो, ठीक। अब बच्चों एक चीज़ और आती है कि यदि किसी सदिश में उसकी परिमाण से डिवाइड कर दें, या उसकी परिमाण मतलब उसकी लंबाई, ठीक है, यानी किसी सदिश में और डिवाइड कर दें उसके परिमाण से, ठीक है, तो वो एक एक सदिश बन जाता है, यानी उसकी लंबाई 1 रह जाती है, और इसको हम बोलते हैं बच्चों एकक सदिश, ठीक है। यानी कोई भी सदिश हो, अगर उसमें आप उसी की लंबाई से डिवाइड करोगे तो स्वयं बन हो जाएगा अपने आप में, जाहिर सी बात है भाई। कोई भी है, सपोज कोई सदिश है, कोई संख्यात्मक मान लीजिए 35 है, और आप इसमें इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर कोई सदिश है वेक्टर a और उसमें आप उसकी लंबाई से, किसी भी सदिश है उसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, जो भी उसकी लंबाई होगी उसमें उसी लंबाई से आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो परिमाण निकल के आएगा, यानी जो रिजल्ट निकल के आएगा, परिणाम निकल के जो आएगा वो एक एकक सदिश होगा, एक होगा, 1 होगा, इकाई होगा, यूनिट होगा, ठीक है भाई। ये क्या है, अगर ये वेक्टर a है तो ये क्या होगा, उसकी लंबाई को डिनोट करेगा। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कल भी बताया था कि किसी का अगर हम परिमाण निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, और वो उसकी लंबाई को डिनोट करता है कि उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी सदिश को ले लीजिए, अगर आपके पास कोई सदिश b है और इसमें c के परिमाण से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, एक एकक सदिश होगा, ठीक है। और उसको हम बच्चों a कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a कैप। इसको पढ़ते हैं बच्चों हम a कैप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एकक सदिश, एकक सदिश या इकाई सदिश, ठीक है। यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो समझ में आ गया, किसी भी सदिश हो सकता है। अगर मान लीजिए वेक्टर av है तो अगर आप इसी के परिमाण से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो एक वेक्टर ab कैप होगा। इसको हम कैप बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इकाई सदिश को कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बार बार कैप आएगा लगाने के लिए, तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ये सिर्फ इसका मतलब यही है कि ये इकाई सदिश को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी सदिश में उसके परिमाण से डिवाइड करेंगे तो वो एक बन जाता है, और उसको हम एकक सदिश बोलते हैं, और उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर। ओके, अब इसके बाद बच्चों सपोज अगर हम 3D में देखें, 3D में अगर मान लीजिए 3D में तो आप जानते हैं किसी पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3D में बच्चों 3 एक्सेस होती हैं, एक्स वाई जेड। जैसे ये बच्चों 3D है, ठीक है। तो 3D में बच्चों अगर मान लीजिए ये तो आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ठीक है। और मान लीजिए हमने इन पर 3 इकाई सदिश लिए, 3, मान लीजिए ये ए है, ए पॉइंट लिया हमने इस पे एक एक्स एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पे हमने एक ए पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर हमने एक लंबाई का सदिश लिया है हमने, कोई भी एक ले लीजिए, एक लंबाई कौन सी, एक अंक लंबाई का। तो क्या होगा, एक अंक लंबाई का क्या होगा 1, 0, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर
वैल्यू 1 और y की वैल्यू x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी 0 और z की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने एकांक लंबाई का कोई b ले लिया, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके 0, 1, 0, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर ले लिया c, ठीक है, पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे बच्चों 0, 0, 1, ठीक है। और ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया O, जो कि 0, 0, 0 को डिनोट करेगा, ठीक है। तो अगर बच्चों यहाँ से हम एक पॉइंट लें P और ये x, y, z, तो इसको इससे मिलाएं तो ये क्या होगा बच्चों, वेक्टर OP होगा, ठीक है। वेक्टर OP, ये मैंने कल भी इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, यानी इसके लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि जो वेक्टर OP है ये एक स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। कौन सा वेक्टर है ये बच्चों, पोजीशन वेक्टर। किसका है, P का वेक्टर होता है, और किसके रेस्पेक्ट में ये बच्चों, O के रेस्पेक्ट में, यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, O होगा, ठीक है, और OP वेक्टर का। तो यहाँ पर बच्चों जब हम इसको डिनोट करेंगे पॉइंट्स को, तो ये इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों I, J और K से। किससे, I, J और K से। यानी यहाँ पर अगर हम रेफरेंस पॉइंट अगर लेंगे यहाँ पर, तो एकांक लंबाई का लिया है हमने, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, ये अगर O है तो जो OA वेक्टर होगा, ये वेक्टर OA को हम लिखेंगे बच्चों I से, I कैप, ठीक है, जो कि इकाई लंबाई का लिया है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें OB की, तो वेक्टर जो OB होगा वो होगा बच्चों, उसको हम लेते हैं बच्चों J कैप, ठीक है। और वेक्टर जो OC होगा, वेक्टर OC, उसको हम लेते हैं बच्चों K कैप, ठीक है। और जब इनका हम मापांक निकालेंगे, ठीक है, परिमाण जो निकालेंगे, तो वो आएगी जो उसकी वैल्यू, हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर OA या वेक्टर OA या मॉडुलस I कैप, तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर OB का जो मॉडुलस होगा, मापांक होगा, मापांक वेक्टर OB, तो यानी कि मापांक J कैप, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होगी, ठीक है। और इसी प्रकार मापांक OC या मापांक K कैप की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 1 होगी। अब ये 1 क्यों होगी, क्योंकि हमने एक लंबाई के सदिश लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये आप इसको यहाँ पे I को डिनोट करेगी, जो x एक्सिस है वो I कैप को डिनोट करेगी, और जो y एक्सिस है वो J कैप को डिनोट करेगी, और जो z एक्सिस है वो बच्चों I, J, K कैप को डिनोट करेगी, ठीक है, इस चीज़ को। तो इनकी जो लंबाइयाँ होंगी या इनके जो मापांक होंगे बच्चों वो क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। I, J और K की जो मापांक की जो लंबाइयाँ होती हैं वो 1 होती हैं, ठीक है। और बच्चों इनको जब हम लिखेंगे तो ये जो I है ये x एक्सिस पर है, और ये y एक्सिस पर है J, और ये z एक्सिस पर है बच्चों आपकी K। तो यहाँ से जब हम पॉइंट O को रेफरेंस पॉइंट मान के वेक्टर OP निकालेंगे, या इसको हम वेक्टर R से भी लिखते हैं, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। क्योंकि x इसलिए लिया गया है i के साथ, क्योंकि हमने i को x एक्सिस पे लेट किया है और j को y पे एंड k को z पे किया है, ठीक है। इसलिए जो इसका रेफरेंस पॉइंट निकल के आएगा वेक्टर r बराबर xi प्लस yj प्लस zk निकल के आएगा। और जब यहाँ से बच्चों इसका मापांक जब हम निकालेंगे, यानी इसका जो परिमाण हम जो निकालेंगे, तो वो क्या निकल के आएगा, यानी वेक्टर OP या वेक्टर R बराबर जो निकालेंगे हम यहाँ से, तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कैसे निकला कि अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो देखिए आपने 3D में किन्हीं 2 पॉइंट्स के
बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पड़ा होगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। उसी से क्योंकि ये जो पॉइंट हैं आपके बच्चों 0,0 है आपने किए हैं लेट, ठीक है, और ये x y z, ठीक, तो ये x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस अंडर रूट में x1 माइनस x2 में 0 माइनस x का होल स्क्वायर, 0 माइनस y का होल स्क्वायर और 0 माइनस z का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम ओपी वेक्टर की जो है यहाँ से जो है मापांक निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ आपके। अब इसी तरीके से बच्चों अगर मान लीजिए हमें कोई वेक्टर दे रखा है, सपोज दे दिया, मान लीजिए कि वेक्टर ए वी बराबर, ठीक है, या फिर ये भी आप कह सकते हैं ऐसे ना कह के कि वेक्टर ए बराबर आपको दे दिया कोई A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ठीक है। तो इसका जो है मापांक आप कैसे निकालेंगे, तो फिर उसका प्रोसेस भी यही रहेगा, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा जो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि वेक्टर ए बराबर अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा निकालने का। या फिर ये भी हो सकता है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर, आपको सपोज कोई दो वेक्टर ऐड करने को कह दे वो, या ऐड करने को छोड़िए, अभी आप अभी आपको ये कह दिया जाए कि वेक्टर ए वी बराबर ए वी आई प्लस ए वी 1 आई ए वी 2 जे ए वी 3 के। तो इसका अगर मापांक निकालेंगे तो वेक्टर ए वी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए वी 1 का स्क्वायर प्लस ए वी 2 का स्क्वायर प्लस ए वी 3 का स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से आप निकालें। ओके, अब अगर हम बात करें बच्चों की थोड़ा सा, अगर हम अब थोड़ा बेसिक बात करें कि दो सदिशों को ऐड अगर हम इस बिहाफ पर करेंगे तो कैसे करेंगे। सपोज जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए दे दिया, A1 I A2 J A3 K, ठीक है, और एक वेक्टर बी दे दिया V1 I B2 J और B3 K, ठीक है, और इनको बच्चों आपको एडिशन निकालना है, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालना है। तो क्या करेंगे, तो आप इनको ऐड कैसे करेंगे, देखिए A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K में ऐड करेंगे इसको B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K, ठीक है। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए I वाले पोर्शन है तो यहाँ से I कॉमन ले लेंगे, तो A1 प्लस B1 I A2 प्लस B2 J एंड A3 प्लस B3 K, ठीक है, कैप। और जब इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर, मतलब इसका मापांक जब आप निकालेंगे तो वो आएगा अंडर रूट में A1 प्लस B1 का स्क्वायर प्लस A2 प्लस B2 का स्क्वायर और यहाँ A3 प्लस B3 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसी तरीके से आपने ऐड किया है, सेम ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक, कैसे देखिए। सपोज वेक्टर ए बराबर आपको दे दिया, कुछ भी हो सकता है, चलो A1 ही ले लीजिए, A1 I प्लस B1 A2 J प्लस A3 K, ठीक है।
और वेक्टर बी बराबर दे दिया b1i प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, ठीक है। और इनको सब्ट्रैक्ट करा दें अगर वो, तो यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना हो सब्ट्रैक्ट यानी घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, तो a1i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3k कैप माइनस b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो यहाँ से भी वही प्रोसेस रहेगा कि यहाँ से और यहाँ से i कॉमन, तो a1 माइनस b1i कैप प्लस a2 माइनस b2j कैप और ये a3 माइनस b3k कैप, ठीक है। और यहाँ से मॉडुलस अगर वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस पुराने वाला कि अंडर रूट में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर और ये आपका b1 नहीं, ये चीज़ अंडर रूट में a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर और ये a3 माइनस b3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो दो सदिशों को कैसे आप एडिशन करेंगे और कैसे उनका परिमाण निकालेंगे वो आप समझ गए, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करके भी उसका परिमाण आप कैसे निकालेंगे वो आप समझ गए, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए बच्चों दो सदिश इक्वल कब होंगे आपस में, या फिर आपसे ये कह दें कि दो सदिश इक्वल हैं और ABC के मान निकालिए। सपोज ये कहते हैं कि वेक्टर A बराबर है वेक्टर B के, ठीक है। एंड आपको दे दें कि वेक्टर A बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर B बराबर कह दें कि b1i प्लस b2j b3k कैप, ठीक है। और कहें कि b1 b2 और b3 की वैल्यू फाइंड आउट आप करिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीका हुआ, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, ठीक है। इट मीन्स कि वेक्टर A की जो वैल्यू है वो 3i प्लस 4j प्लस 5k इज इक्वल टू वेक्टर जो B की वैल्यू है वो b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे या फिर i j k के गुणांकों की तुलना जब हम करेंगे तो तुलना करने से वैल्यू आ जाएगी, यानी b1 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 3, b2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों 4 एंड b3 की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो निकल के आएगी बच्चों 5, ठीक, इस तरीके से। तो आप कंपेयर करके यहाँ से अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों तो a b1 b2 b3 या इनकी जगह पे a1 a2 a3 भी हो सकता है कि वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट है, वो अगले वीडियो में मिलेंगे आपको उस कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी और बचा है, उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों।